नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी चैप्टर 5 के बारे में। हिस्ट्री का एक टॉपिक है जो कि आप टॉपिक देख पा रहे हैं जैसा कि बोर्ड में कि राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। इसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे और इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन सभी को एक करके डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि लिखा हुआ है आपका कि राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य, चुनाव का दिन यानी कि इलेक्शन। ठीक है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है ये जो इलेक्शन के बारे में हमारे किस आर्टिकल में चर्चा किया गया है। तो इलेक्शन के बारे में हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 324, इसमें इसके बारे में चर्चा किया गया है। आर्टिकल नंबर 324 में वर्तमान में हमारे देश के जो इलेक्शन कमिश्नर वो कौन है, वो है राजीव कुमार। वो भी आप ध्यान में रखेंगे। और दो डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर है, एक है आपके अरुण गोयल और एक है दूसरे अनूप चंद्र पांडे। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला है कि जब शंकरन उठा, शंकरन यह एक पात्र है जिसको ध्यान में रख करके, केंद्र में रख करके इस चैप्टर को आगे की ओर ले जाया गया है। जब शंकरन उठा तो उसने देखा कि उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे हैं। ठीक है, वोट से एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नेशनल वोटर्स डे कब मनाया जाता है। नेशनल वोटर्स डे कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। अब सवाल उठता है कि नेशनल वोटर्स डे 25 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इलेक्शन कमीशन का जो गठन हुआ था वो आपका हुआ था 25 जनवरी 1950 को। यही वजह है कि नेशनल वोटर्स डे का जो दिन जो है वो क्या है आपका 25 जनवरी। यह भी आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। डालने जा रहे थे। दरअसल वे चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। शंकरन जानना चाहता था कि आखिर वे इतने उत्साहित क्यों थे, इतने खुश क्यों थे। उसके नाना जी ने उसे जल्दी में समझाने की कोशिश की और कहा, आज हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। कुछ लोग शासक कैसे बने, आगे की ओर देखते हैं। इसके बारे में उत्तर जानने का प्रयास करते हैं कि कुछ लोग शासक कैसे बने। लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान यानी कि वोटिंग के जरिए करते आ रहे हैं। लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे? हमने अध्याय 5 में यह पढ़ा है कि कुछ, 5 नहीं, यहाँ पे अध्याय 4 होगा। ठीक है, अध्याय 4 में यह पढ़ा है कि कुछ राजा संभवतः जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे, परंतु करीब 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। जैसा कि हम लोगों ने कल पढ़ा था, मतलब कि चैप्टर 4 में हम लोगों ने देखा था कि यज्ञ का जो उल्लेख है वो यजुर्वेद में किया गया है। टोटल 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और जिसमें से त्रिवेद कहा जाता है आपका ऋग्वेद को, यजुर्वेद को और सामवेद को। अथर्ववेद को इसकी सूची में शामिल नहीं किया गया है। तो यह भी आप ध्यान में रखेंगे। अश्वमेध यज्ञ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। एक ऐसा ही आयोजन था, इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण यानी कि घूमने के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ कराने वाले राजा के साथ लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज्यादा शक्तिशाली था। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। कहने का मतलब यह है कि जो राजा अश्वमेध यज्ञ करवाते थे, ठीक है, वो और भी बहुत सारे राजाओं को उसमें आमंत्रित किया जाता था। और घोड़े को क्या किया जाता था, छोड़ दिया जाता था। जो राजा उसे मतलब घोड़े को पकड़ लेता था, रोक लेता था, तो उस राजा के साथ जो यज्ञ करवा रहे होते राजा हैं उनके साथ उनको युद्ध लड़ना पड़ता था। ठीक है, और जो राजा छोड़ देते थे, इसका कहने का मतलब यह होता था कि जो राजा यज्ञ को करवा रहे हैं वो सबसे शक्तिशाली राजा हैं। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था यानी कि पुजारियों द्वारा। इसके लिए इसके लिए इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर यानी कि उसका मित्र होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था। राजा के सगे संबंधी, खासकर उसकी रानियों तथा पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भर था। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ कई अन्य अनुष्ठान करता था। विष अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य
और शूद्र। ठीक है, तो जो शूद्र होते थे, शूद्र माना गया, आप किसे माना गया, किसे मानते थे वो, तो वो विश्व अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग जो उपहार लाते थे, जिन्हें पुरोहित क्या कहते थे, इसी वैश्य को क्या कहते थे, वो शूद्र कहकर संबोधित करते थे। उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। इस यज्ञ में उपस्थित होने वालों की एक सूची बनाओ, पैसे के आधार पर वहां कौन कौन से वर्ग शामिल थे। आगे देखते हैं वर्ण। वर्ण जो है उस समय चार तरीके से बटा हुआ था। ठीक है ना, चार भागों में बटा हुआ था, जिसे वर्णाश्रम व्यवस्था कहा गया। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। ठीक है, और उसी कुल में अलग अलग लोग पैदा हुए, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण का काम केवल पढ़ना पढ़ाना था, क्षत्रिय का काम युद्ध करना, ब्राह्मण क्षत्रिय, वैश्य का काम व्यापार करना और शूद्र का काम इन तीनों की देखभाल करना था। ठीक उसी तरह से ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास भी इसी तरह से था। इस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए। ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते हैं। इनके अंतर्गत सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा अन्य ग्रंथ शामिल होते हैं। पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियां बताई गई है। इनमें सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया है। उस समय समाज में कई समूह थे, जिनमें पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार और श्रमिक, मछली पकड़ने वाले तथा जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे। जहां कुछ पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली थे, वहीं कुछ कृषक और व्यापारी भी धनवान थे। दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले तथा शिकारी तथा भोजन संग्राहक पूरी तरह से क्या थे, निर्धन थे, यानी कि गरीब थे। पुरोहितों ने लोगों को चार वर्गों में विभाजित किया, जिन्हें वर्ण कहा गया। उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित थे। पहला वर्ण ब्राह्मण का था। उनका काम वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना था, जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था। दूसरा स्थान था शासकों का, जिन्हें क्षत्रिय कहा गया। उनका काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। तीसरे स्थान पर विश्व या फिर वैश्य थे। इनमें कृषक, पशुपालक और व्यापारी आते थे। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। ठीक है, किंतु जो शूद्र थे उनको यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त नहीं था। वर्णों में अंतिम स्थान शूद्रों का था। इनका काम अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना था तथा इन्हें कोई अनुष्ठान करने का या फिर यज्ञ करने का भी कोई अनुमति नहीं थी, अधिकार नहीं था। प्राय औरतों को भी शूद्रों के समान माना गया, यानी कि जितने भी औरतें थी, चाहे वो किसी भी कुल की, ठीक है, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, उन्हें भी शूद्र की तरह ही ट्रीट किया जाता था। महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था, यानी वो वेद नहीं पढ़ सकती हैं। महिलाओं को भी अधिकार नहीं था और शूद्रों को भी यह अधिकार से वंचित रखा गया। अगला है कि पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जो है वह जन्म के आधार पर होता था। उदाहरण के तौर पर अगर ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मणी होती थी, बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया। अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकार, शिकारी तथा भोजन संग्राहक शामिल थे। साथ ही इनमें वे लोग भी आते थे जो शवों को दफनाने या जलाने का काम करते थे। इन लोगों से संपर्क अपवित्र माना जाता था। कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। कुछ राजा स्वयं को पुरोहितों से श्रेष्ठ मानते थे। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे, जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका हो। कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना की। इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। यहाँ पुरोहितों का प्रभाव भी बहुत सीमित था, यानी कि उनका जो पुरोहित का जो प्रभाव था वो पूरी तरह से सीमित था, असीमित नहीं था कि वो कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं छुआछूत, यही छुआछूत को हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 17 में इसका उल्लेख किया गया है और छुआछूत की प्रवृत्ति को, यानी छुआछूत की जैसी प्रथा को पूरी तरह से समाप्त करने का प्रावधान के बारे में लिखा गया है। यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति से अगर छुआछूत अगर करता है तो उसे दंडित किया जाएगा। ठीक है, यह भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला है आपका जनपद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, जनपद यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। ठीक है, जनपद महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होता है। कुछ महत्वपूर्ण जनपद मानचित्र 4 में दिखाए गए हैं। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा इनमें प्रमुख है। खुदाई से पता चलता है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलें उगाते थे। क्या इस सूची में तुम्हें किसी ऐसी फसल का नाम भी मिला है जो उल्लेख अध्याय 4 में नहीं है? अगला है आपका, ये जो आप चित्र देख पा रहे हैं कि चित्रित धूसर पात्र, इस तरह के पात्रों में ज्यादातर थालियां और कटोरियां ही मिली है।
ये पात्र बहुत ही पतली सतह के सुंदर और चिकने हैं। शायद इसका प्रयोग खास मौकों पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता था। तो यह भी आप ध्यान में रखेंगे जो पात्र मिले हैं। अगला है कि लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है, जैसा कि इनमें इनके नाम से ही स्पष्ट है। इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। ये आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में इसे दर्शाया गया है। अगला है कि महाजनपद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जनपद से ही क्या होने लगे, पहले जो राजा होते थे वो जन के राजा होते थे, जन से वो लोग जनपद के राजा होने लगे, क्योंकि वो अलग अलग अनुष्ठान, अलग अलग यज्ञ कराने के बाद वो क्या बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गए। और वही जनपद फिर आगे चल करके किस में तब्दील हो गया, वही जनपद आगे चल करके महाजनपद में बदल गया, जो कि महाजनपद जो है, टोटल महाजनपद कितनी थी, तो टोटल महाजनपद 16 था। ठीक है, इसमें किसके बारे, इसका जो वर्णन है किस में किया गया है, तो यह भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो अंगुत्तर निकाय में, अंगुत्तर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद के बारे में चर्चा किया गया है। और टोटल वो जो 16 महाजनपद है वो कौन कौन से 16 महाजनपद है वो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो सबसे जो आपका शक्तिशाली और सर्वश्रेष्ठ जो जनपद था उसका नाम था आपका मगध। ठीक है, मगध के बाद है, मगध के बाद अंग, अंग के बाद काशी, मगध अंग काशी कौशल, ठीक है, अवंती, अस्मक, उसके बाद है आपका वज्जी, मल, मगध अंग काशी कौशल, अवंती, अस्मक, वज्जी, मल। उसके बाद है आपका चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, गांधार और अंतिम है आपका कंबोज। तो टोटल 16 महाजनपद हो गए। ठीक है, आप चार चार करके याद कर सकते हैं। ठीक है, ये चार, ठीक है, मगध अंग काशी कौशल, अवंती, अस्मक, वज्जी, मल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, गांधार, कंपोज। तो ये टोटल 16 महाजनपद थे। करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। माचे 4 में कुछ महाजनपदों को दिखाया गया है। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट तथा पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया होगा। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि को दर्शाने का प्रयास करते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसा कि हम मानचित्र देख पा रहे हैं महत्वपूर्ण जनपद और महाजनपद और उनके नगर, तो जिसमें से मैं जैसे कि लिखा था कि मगध अंग काशी कौशल। ठीक है, तो आप मगध देख पा रहे हैं, ये है आपका मगध। ठीक है, मगध के बाद ये है अंग, मगध अंग, फिर उसके बाद काशी। तो काशी, मगध अंग, काशी आपका उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, वही आज काशी विश्वविद्यालय जो है आपका, ये भी उत्तर प्रदेश में है, बनारस में। ठीक है, मगध अंग, ठीक है, काशी कौशल, अवंती, अस्मक, मगध अंग हो गया, काशी, अवंती, अस्मक, वज्जी, मल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, गांधार, कंबोज। तो यहाँ पे कुछ ही कौशल जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, पांचाल देख रहे हैं, कुरु देख पा रहे हैं, गांधार आप देख पा रहे हैं यहाँ पर है। ठीक है, और अवंती यहाँ पे देख पा रहे हैं, अवंती, अस्मक, वज्जीमल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, गांधार, कंबोज। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण जनपद में टोटल कितने जनपदों के बारे में केवल दिखाया गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ही जनपद के बारे में चर्चा किया गया है। लेकिन वास्तविक में टोटल कितने जनपद थे, तो टोटल 16 महाजनपद थे। और जिसमें से सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद था वो आपका कौन था, वो आपका था पूरी तरह से ये वाला हिस्सा मगध था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका नेक्स्ट, और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता होगा। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी और लाखों की संख्या में ईंटों तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री पुरुषों तथा बच्चों ने इसके लिए अथक परिश्रम किया होगा। इनके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती होगी।
अब राजा सेना रखने लगे थे, यानी कि अब वो सेना को रखने लगे थे, मतलब कि ताकि बाहरी आक्रमण से सुरक्षा की जा सके। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर, यानी कि उनको डेली वेजेस भी दिया जाता था, पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्के के रूप में होता था। इन सिक्कों के बारे में तुम अध्याय 9 में पढ़ोगे। महाजनपदों के राजा ऋग्वेद में उल्लेखित राजाओं से किस प्रकार पूरी तरह से भिन्न थे। आगे देखते हैं हम लोग। कौशाम्बी किले की यह दीवार है जिसे किलेबंदी की गई है। जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है कि कौशाम्बी किले की दीवार, यह चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास, इलाहाबाद का भी नाम चेंज होकर के आपका प्रयागराज हो गया है, यह भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, पहले इसका नाम प्रयागराज ही था, बाद में इसका नाम रखा गया इलाहाबाद। ठीक है, इलाहाबाद, इलाहाबाद से फिर यह हो गया आपका इलाहाबाद, इलाहाबाद, फिर इलाहाबाद से फिर वापस से इसका नाम अभी प्रयागराज ही रख दिया गया है, यह भी आप ध्यान में रखेंगे। इलाहाबाद के पास मिली है ईंट की दीवार का अवशेष है। इसके बाद इसके एक भाग का निर्माण संभवतः 2500 साल पहले, आज से लगभग 2500 साल पहले हुआ था, जो कि आप यहाँ पे चित्र के माध्यम से यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है कि कर, कर यानी कि टैक्स, आखिर किस वजह से या फिर कौन से वैसे तरीके थे जिस समय महाजनपद काल में लोगों से टैक्स वसूला जाता था। तो महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। बिल्कुल होती होगी, क्योंकि वह इतना बड़ा साम्राज्य हो जाता था, ताकि उन लोगों को वेतन कैसे दिया जाए, तो वो क्या करते थे, अपने आस पड़ोस जितने भी गांव थे या फिर जितने भी राज्य थे उनसे क्या करते थे, वो टैक्स वसूलते थे, जिसे हिंदी में कर कहते हैं। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। जनपद में क्या हुआ था, पहले जन था, फिर जनपद, फिर महाजनपद हुआ। तो पहले लोग लोगों के ऊपर में आश्रित थे कि वो उपहार के स्वरूप में क्या लाते हैं, और वही वो उपहार लोगों को अपनी सत्ता को या फिर अपने शासन को चलाने के लिए लोग उसका उपयोग करते थे। लेकिन जब महाजनपद का पूरी तरह से विस्तार हो गया, यानी कि पूरे एक राजमहल पे पूरा दबदबा और कब्जा होने के बाद अलग अलग कर्मचारियों को रखना पड़ा, परमानेंट आर्मी को रखना पड़ा, यानी कि नियमित सेना भी रखनी पड़ती थी, जिस वजह से उन पर खर्च का जो भार है वो काफी ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से वो कर की क्या करे, एक नियमित जो है धनराशि जो है वो क्या की उन लोगों ने फिक्स कर दी है। फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे, क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे। प्राय उपज का 1/6 भाग हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहा जाता था। पॉइंट नंबर 2 है कि कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए, जो प्रायः श्रम के रूप में चुकाए जाते थे। जैसे कि एक बुनकर, लोहार, सुनार को राजा के लिए महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था। तीसरा है कि पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। अगला है आपको व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी क्या करना पड़ता था, कर देना पड़ता था। तीसरा है, नेक्स्ट आपका, व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। अगला, आखेटको यानी कि जो शिकार करते थे, संग्राहक थे, को जंगल से प्राप्त वस्तुएं क्या करनी पड़ती थी राजा को, उस साम्राज्य के जो राजा होते थे, जो रूल कर रहे होते राजा होते थे, उनको वो देना पड़ता था। ठीक है, अगला है आपका कृषि में परिवर्तन। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि आखिर में किस तरह से उस समय कृषि में परिवर्तन हुआ और लोगों ने अपने जीवन स्तर को सुधारने का प्रयास किया। इस युग में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए, और जैसा कि हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा कि उस समय के जो ज्यादातर जो लोग थे उनका जीवन यापन पूरी तरह से कृषि और पशुपालन पर ही पूरी तरह से निर्भर था। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। दूसरे लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू कर दिया, अर्थात खेतों में बीज छिड़क कर धान उपजाने के बजाय धान की पौध तैयार कर उनका रोपण शुरू किया गया। अब पहले की तुलना में बहुत ज्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज्यादा होने लगी। इसमें कमर तोड़ परिश्रम लगता था। ये काम ज्यादातर दास, दासी, भूमिहीन खेतिहार मजदूर, जिसे कमकार भी कहा जाता था, वे लोग ऐसा करते थे। ठीक है, आगे है कि सूक्ष्म निरीक्षण यानी कि मगध, जो कि 16 महाजनपद का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था। मानचित्र 4 में मगध ढूंढो। लगभग 200 सालों के भीतर मगध का आपसे एग्जाम में कैपिटल पूछता है कि मगध का कैपिटल क्या था जब स्टार्टिंग में था, तो इसका आंसर हो जाएगा राजगृह। ठीक है, राजगृह, कहीं कहीं पे आपको राजगीर भी मिलेगा, राजगिरी। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे, और कहीं कहीं आपको मिलेगा गिरिब्रज। तो ये तीनों आंसर सही है। ठीक है, राजगृह हो, राजगीर हो, राजगिरी हो या फिर गिरिब्रज हो, ये तीनों आंसर सही है, आप कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। ठीक है, लगभग 200 साल पहले सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी।
तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी दो नदियां हैं जो मगध से होकर गुजरती थी, तो एक गंगा और दूसरी है आपकी सोन नदी। अगला, ये यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर और उन्हें प्रशिक्षित कर यानी कि उन्हें ट्रेनिंग कर सेना के काम में लगाया जाता था। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियां तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौ अयस्क की खदानें हैं। मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए ये बहुत उपयोगी उस समय थे। अगला है कि मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक हुए जिनका नाम है आपका, एक का नाम था बिंबिसार और दूसरा थे अजातशत्रु। बिंबिसार का ही पुत्र का नाम था अजातशत्रु। ठीक है, बिंबिसार बिंबिसार के पुत्र का ही नाम था आपका अजातशत्रु। ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। और इसी अजातशत्रु के बेटा का नाम था उदाईन, जो आगे चल करके पटना शहर को क्या करता है, यह बसाता है। ठीक है, जिसका पुराना नाम था पाटलिपुत्र। और इसी बिंबिसार, ठीक है ना, बिंबिसार किस वंश के राजा थे, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो यह हर्यक वंश के राजा थे। ठीक है, किस वंश के राजा थे, तो यह थे आपके हर्यक वंश के सम्राट थे। इन्होंने ही हर्यक वंश की क्या की, स्थापना की थी। और यही हर्यक वंश को यानी कि बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, इसी वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। कौन सा क्या कहा जाता है, पितृहंता। ये मैं यहां लिख दे रहा हूं, पितृहंता वंश कहा जाता है। पितृहंता वंश इसलिए कहा जाता है क्योंकि बिंबिसार की जो हत्या है वो अजातशत्रु ने कर दी थी और अजातशत्रु की हत्या जो है वो उदयन ने कर दी थी। यानी कि पुत्र ने अपने ही पिता की हत्या कर दी और अजातशत्रु ने फिर अपने पिता की हत्या कर दी, जिसकी वजह से इस वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। यह आप ध्यान में रखेंगे। एक क्वेश्चन और आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये जो अजातशत्रु है, ये जो अजातशत्रु है, ये अजातशत्रु नामक किताब जो है वो किसने लिखा, यह भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद ने अजातशत्रु नामक किताब इन्होंने क्या किया है, लिखा है। यह भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि इतना आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। मगध में तो बहुत ही शक्तिशाली शासक हुए, एक बिंबिसार और दूसरे अजातशत्रु। अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे। महापद्मनंद, ठीक है, महापद्मनंद आपके जो थे वो नंद वंश के संस्थापक थे। एक और महत्वपूर्ण शासक थे, उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस महाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला लिया था। बिहार में राजगृह, ठीक है, आधुनिक राजगीर कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। इसे ही गिरिब्रज कहा गया, राजगिरी कहा गया। बाद में पाटलिपुत्र आज का पटना को राजधानी बनाया गया। और पटना शहर को किसने बसाया था या फिर पाटलिपुत्र शहर को किसने बसाया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका उदयन ने बसाया था। लगभग 2300 साल से भी पहले की बात है। मेसोडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे, वेरी गुड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी, इसलिए उन्होंने क्या किया था, भारत की तरफ जाने से पूरी तरह से मना कर दिया था। आगे देखते हैं, अगला है आपका वज्जी। ठीक है, वज्जी। उससे पहले हम लोग जानेंगे कि गण शब्द का क्या अर्थ होता है। गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता है। और संघ शब्द का प्रयोग, संघ का अर्थात संगठन होता है या फिर सभा होता है। यही सभा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, असेंबली कहते हैं। ठीक है, संगठन यानी कि आपका इंग्लिश में ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यह भी आप ध्यान में रखेंगे। जैसा कि तुमने ऊपर पढ़ा, वज्जी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ऊपर पढ़ा, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। उसके नजदीक ही वज्जी राज्य था जिसकी राजधानी वैशाली यानी कि बिहार थी। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे क्या कहा जाने लगा, गण या संघ कहते थे। तो आपसे यह भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मगध की जो राजधानी थी वो राजगीर थी या फिर गिरिब्रज या फिर राजगिरी थी। तो यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि वज्जी की राजधानी क्या थी, तो वह थी आपकी वैशाली जो कि बिहार में थी। गण या संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और क्या किस तरह करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास, कमकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। तो किनको अनुमति नहीं था इसमें हिस्सा लेने का, तो कौन कौन से वो व्यक्ति थे, स्त्रियां नहीं थी, दास थे और कमकार, इनको सभा में इजाजत नहीं था हिस्सा लेने का। आगे देखते हैं,
बुद्ध तथा महावीर जिनके बारे में तुम अध्याय 7 में पढ़ोगे, दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे। तो ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि गौतम बुद्ध और वर्धमान महावीर जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, जिनके बारे में तुम अध्याय 7 में पढ़ोगे, दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे। यही वजह है कि बुद्ध में जो मंत्र का जो उच्चारण किया गया वो कहा गया बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि, यानी कि संघ के साथ चलो। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। वज्जी संघ का यह वर्णन दिग्ग निकाय से लिया गया है। दिग्ग निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। इन्हें करीब 2300 साल पहले, आज से 2300 साल पहले लिखा गया था। अजातशत्रु और वज्जी संघ। अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। वज्जी का कैपिटल क्या था? तो वज्जी का कैपिटल था आपका वैशाली। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिएगा, भूलिएगा मत। ठीक है, और मगध की राजधानी क्या थी? तो मगध की राजधानी थी आपका राजगृह। ठीक है, या फिर गिरिब्रज। उन्होंने अपने मंत्री वस्त्रकार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती है तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है, उन्होंने कहा कि वज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे और अंतिम है बड़ों का सम्मान, समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे। तभी वो क्या कर सकते हैं? उन्नति कर सकते हैं, अन्यथा वो उन्नति नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगला है कि वज्जी महिलाओं के साथ, ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यह, कि वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। शहरों तथा गांव में चैत्यों का रखरखाव करेंगे, विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने या जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे, इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। इसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में मिला लिया। इसके बारे में अध्याय हम 11 में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर 5, वो पूरी तरह से समाप्त हुआ। अन्यंत्र में हम लोग देखते हैं कि अपने एटलस में यूनान या फिर एथेंस को ढूंढो। लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था स्थापना की जिसे प्रजातंत्र या फिर गणतंत्र कहते हैं। यह व्यवस्था लगभग 200 सालों तक चली। इसमें 30 साल से ऊपर के उन सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। वहां एक सभा थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल भर में कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी। इन सभा में सभी नागरिक भाग ले सकते थे। शासक के कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरियों द्वारा की जाती थी। सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। ठीक है, औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था। व्यापारियों तथा शिल्पकारों के रूप में एथेंस में रहने और काम करने वाले बहुत से विदेशियों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। एथेंस में खदानों, खेतों, घरों और कार्यशालाओं में काम कर रहे दासों भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। यानी कि महिलाओं को तो अधिकार था ही नहीं नागरिक का, और वहीं जो दास थे, जो गुलाम थे, जो कमकार थे, या फिर जो मजदूरी का काम करते थे, उन्हें भी इसकी नागरिकता धारण करने की अनुमति नहीं थी। अगला है आपका, तो इस प्रकार से हमारा जो यह है पूरी तरह से समाप्त हुआ। ठीक है, सही गलत का हम लोग चयन करते हैं जैसा कि लिखा गया है आपका कि क्या अश्वमेध यज्ञ नंबर का सही और गलत बताओ। अश्वमेध के घोड़े को अपने राज्य से गुजरने की छूट देने वाले राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। बिल्कुल सही है। राजा के ऊपर सारथी पवित्र जल का छिड़काव करता था। बिल्कुल गलत। पुरातत्वविदों को जनपदों की बस्तियों में महल मिले हैं। बिल्कुल गलत। चित्रित धूसर पात्रों में अनाज रखा जाता था। बिल्कुल गलत। महाजनपदों में बहुत से नगर किलाबंद थे। हाँ, किलाबंद थे। इसलिए किलाबंद थे ताकि वो लोग, कोई भी राजा आक्रमण न कर पाए, और अपने साम्राज्य को बचाने के लिए या फिर अपने राज्य की हिफाजत करने के लिए वो ऐसा करते थे, किलेबंदी कर दिया करते थे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि यह जो टॉपिक है आपका चैप्टर 5 जो है पूरी तरह से अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, आप इसको अच्छे से एक बार देख लीजिएगा या एक बार इसको फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और चैप्टर 5 जो है एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री, ये पूरी तरह से समाप्त हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे चैप्टर 6 के बारे में। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। और आपको अगर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर कुछ वीडियो चाहिए, फिर कोई टॉपिक एजुकेशन से, शिक्षा से संबंधित चाहिए, तो आप प्लीज़ कमेंट करें। और कुछ अगर आप सजेशन भी देना चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट जरूर करें। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि बेहतर से बेहतर कंटेंट और बेहतर से बेहतर चीज़ों को ला करके आपके समक्ष प्रस्तुत करने का। और आप लोग निरंतर पढ़ते रहिए। ठीक है, अपनी पढ़ाई पर किसी भी प्रकार का कोई भी मतलब कि रोक ऐसा नहीं कीजिए कि आज पढ़ रहे हैं फिर कल नहीं पढ़ेंगे। रोज प्रतिदिन पढ़िए, कुछ ना कुछ जरूर पढ़िए नया। ठीक है ना, तो बस आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।